सिर्फ एक रेशो से इन्वेस्टमेंट अच्छा है या बुरा होना नहीं डिसाइड होता है। प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। 2008 में टाइटन कंपनी का मार्केट कैप कुछ 3 या 4 हज़ार करोड़ था। आज उसी कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के आसपास है, तो 100 गुना रिटर्न दिया है। दूसरा एग्जाम्पल है डिक्सन, 2017 में लिस्ट हुआ था 2000 करोड़ के मार्केट कैप पे। आज का मार्केट कैप आई थिंक कुछ 80-90 हज़ार करोड़ है, 50 गुना बढ़ गया है। ट्रेंड 4 साल पहले हमारे एनालिस्ट ने जब स्टॉक को अपग्रेड किया था 1200 के दाम पे अप्रैल 2022 में, वो अगले 3 साल में स्टॉक 1200 से 8000 हो गया। अगर कोई इन्वेस्टर है जो समझता है कि नेक्स्ट बिग स्टॉक कौन सा हो सकता है, तो उसका प्रोसेस सिंपल तरीके से अगर आप बता पाए। देखिए, प्रोसेस सिंपल है बट इजी नहीं है। Information is no longer an advantage. Analysis is still an advantage and an edge. Lot of these companies have 70, 80, 100, 50% ROEs, well-run companies. But high ROE does not necessarily result into higher stock price returns. 2018 में मोतीलाल ओसवाल का जो BFSI कवरेज था, उसका टोटल प्रॉफिट पूल था 50,000 करोड़। 2025 जब खत्म हुआ, वो प्रॉफिट पूल 50,000 करोड़ से बढ़ के हो गया 5,10,000 करोड़। तो मोटा मोटा 10 गुना प्रॉफिट बढ़ा है उस पीरियड में, लेकिन मार्केट कैप केवल 3 गुना बढ़ा है। आज के टाइम में फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में तो हर एक इन्वेस्टर ने सुना होगा, पर कैसे किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं, कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत ही कम इन्वेस्टर्स को पता है। इसी को डीपली स्टडी करने के लिए आज हमारे साथ है गौतम दुग्गर, जो पहले हेड ऑफ रिसर्च थे बट अब वो हेड ऑफ सेल्स हैं इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज एट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। वो 20 सालों से स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं। उन्होंने मल्टीपल साइकिल्स को एक्सपीरियंस किया है और बुरे से बुरे मार्केट साइकिल्स में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आज वो हमारे साथ हैं और ये एक प्रॉपर फंडामेंटल मास्टर क्लास होने वाली है। इससे पहले कि हम मास्टर क्लास को शुरू करें, हम सबसे पहले जानते हैं कि गौतम की जर्नी अभी तक कैसी रही है। हाय गौतम, वेलकम टू मनी टॉक्स। आपकी ये स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसी रही है? आप एक बिगनर से आपने शुरुआत की और आज आप हेड ऑफ सेल्स हैं। ये जर्नी आपके लिए कैसी थी? सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। मेरी जर्नी 2005 से शुरू हुई है। अपना बैकग्राउंड बता दूंगा संक्षिप्त में। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, 2002 बैच, यहाँ से बॉम्बे से यूडी सिटी पास आउट, एंड देन मैंने एमबीए किया था 2005 बैच आईएम कैलकाटा से। वहाँ से मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल गया था, जहाँ मैंने सेल्स में 2 साल जॉब किया, वहाँ पे की अकाउंट मैनेजर जो कहते हैं। एंड 2007 आई मूव्ड इनटू स्टॉक मार्केट्स एंड इक्विटी रिसर्च। चूंकि मेरा बैकग्राउंड कंज्यूमर का था प्रॉक्टर एंड गैम्बल की वजह से, तो मेरी जर्नी कंज्यूमर एनालिस्ट के वजह से शुरुआत हुई। मैं 2009 में लीड कंज्यूमर एनालिस्ट बना और मोतीलाल ओसवाल मुझे ज्वाइन करने को भी 14 साल हो गए। 2012 अगस्त में मैं मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन किया था एज अ कंज्यूमर एनालिस्ट। उसके पहले मैं इडलवाइस, मक्वायरी, ये जगह पे काम कर चुका हूँ, एंड प्रभुदास लीलाधर में भी। तो 2015 तक पहले 3 साल मोतीलाल ओसवाल में मैं कंज्यूमर सेक्टर का एनालिस्ट रहा हूँ। 2015 से पिछले हफ्ते तक, यानी कि लगभग 11 साल, मैंने टीम को लीड किया है एज अ हेड ऑफ रिसर्च। तो लास्ट 10 years आई हैव बीन डूइंग स्ट्रेटजी एंड ऑल्सो हेडिंग आवर टीम, जो काफी बड़ा टीम है। अभी 65 मेंबर इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज रिसर्च टीम है। 371 यानी कि 371 स्टॉक्स हम कवर करते हैं अक्रॉस 27 सेक्टर्स, व्हिच इज द लार्जेस्ट ऑन द स्ट्रीट। एंड पिछले 1 हफ्ते से मेरा रोल में थोड़ा बदलाव आया है। अभी मैं रिसर्च से सेल्स की टीम हेड करने लगा हूँ। तो ये मेरा छोटा सा बैकग्राउंड रहा है पिछले 20 सालों का स्टॉक मार्केट का। और गौतम, आज भी कई सारे लोग ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट है वो एक गैम्बलिंग है, और एक बिगनर के लिए तो ये काफ़ी एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव है। तो अगर आप एडवाइस करना चाहेंगे कि बिगनर कैसे स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ सकता है और इस थॉट प्रोसेस से कैसे निकल सकता है, तो उसका क्या सबसे सही तरीका होगा? देखिए, मार्केट को अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। जिनको डेली पैसा बनाना है, सट्टा करना है, उनके लिए गैम्बलिंग देना है। जिनको लंबे अवधि में इन्वेस्ट करके पैसा बनाना है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और कई लोगों के लिए ट्रेडिंग जर्नी भी रहा है, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने के हिसाब से। अभी ये एक आदमी के रिस्क एपेटाइट पे निर्भर करता है कि वो स्टॉक मार्केट को किस नजरिए से देखता है। अगर किसी को रोज आके यहाँ पे ट्रेडिंग करके, स्पेकुलेशन करके
पैसा बनाना है, मार्केट उसको मतलब देयर इज नो 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 रेस्ट्रिक्शन ऑन इट, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज द मार्केट। आपका बात सही है कि पिछले 4-5 सालों में हमने काफ़ी सारा एक्सुबरेंस देखा था मार्केट में। लास्ट 1 साल से थोड़ा-सा बिकॉज़ मार्केट भी सबड्यूड रहा है। 1.5 साल से मार्केट के रिटर्न्स बहुत सबड्यूड रहे सितंबर 2024 के बाद से। एंड कोविड के बाद हमने एक दौर देखा था जहाँ पे वॉल्यूम्स एफ एंड ओ के जो बोलते हैं व्हिच इज़ बेसिकली फॉर रिटेल, ब्रॉडली इट्स कंसिडर्ड अ स्पेकुलेशन। वॉल्यूम्स बहुत बढ़ गए थे, राइट? अभी अगर किसी को स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए आना है, और सेबी की स्टडी है, राइट, आई थिंक 89 और 90% पीपल हु डू आई थिंक स्पेकुलेशन दे लूज मनी। तो ये तो सेबी से पहले भी बहुत जो बड़े बड़े निवेशक रहे हैं, इंडिया ही नहीं बाहर के भी, चाहे आप वॉरेन बुफे ले लीजिए, पीटर लिंच ले लीजिए, बेंजामिन ग्राहम ले लीजिए, सबने एक ही मैसेज दिया है कि स्टॉक मार्केट में आप जितना ज्यादा समय बिताओगे, टाइमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, स्पेंडिंग द टाइम इन मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। जितना ज्यादा आप समय बिताओगे, जितना आपका कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट अप्रोच रहेगा, और जितना रेगुलरली आप इन्वेस्ट करते रहोगे, उतना आपका आउटकम अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म कॉस्ट टॉस ऑफ कॉइन के वैसे है, उसमें आप फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, करते हैं ट्रेडिंग के लिए, बट उसके लिए आपको एक बहुत अलग स्किल सेट का पजेस करना बहुत जरूरी होता है कि न्यूज फ्लो क्या आएगा शॉर्ट टर्म में, कंपनीज की न्यूज फ्लो कैसे रहेगी, शॉर्ट टर्म अर्निंग्स कैसे रहेंगे, मैनेजमेंट चेंजेस क्या रहेंगे, जो बाकी कैटलिस्ट है, रॉ मटेरियल, कंपटीशन, ये भी मैटर करता है। लॉन्ग टर्म में हमने देखा है, और ये तो डेटा भी है, अगर आप पिछले 10, 15, 20, 25 सालों का डेटा देखेंगे इंडिया में कोई भी इंडेक्स का, तो ब्रॉडली स्टॉक मार्केट ने उतना ही रिटर्न दिया है जितना अंडरलाइंग कंपनीज का कॉर्पोरेट अर्निंग्स कंपाउंड हुआ है। सो अर्निंग्स एंड मार्केट कैप रिटर्न्स, व्हिच इज बेसिकली द स्टॉक प्राइस रिटर्न्स, दे कन्वर्ज इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन द शॉर्ट टर्म दे फ्लक्चुएट अ लॉट। कई बार ऐसे भी होता है कि 3 साल में अर्निंग्स कंपाउंडिंग, या 2 साल में अर्निंग्स कंपाउंडिंग 10% और मार्केट ने 20% दे दिया है, या कई बार ऐसे होता है कि अर्निंग्स कंपाउंडिंग 25% और मार्केट ने 5 या 6% रिटर्न दिया है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अगर आप एक डिकेडल के हिसाब से इसको देखते हैं, तो 10 साल में लगभग लगभग अगर मार्केट ने 15% रिटर्न दिया है, मैं एक रैंडम नंबर बता रहा हूँ, 10 साल का रिटर्न 15% नहीं है आज, बट अगर मार्केट ने 15% रिटर्न दिया है 10 साल में, तो आप देखोगे कि अंडरलाइन जो कॉर्पोरेट इंडेक्स का अर्निंग है, वो पर्टिकुलर इंडेक्स का, उसका भी रिटर्न 14-15 इतना ही रहेगा। लेटेस्ट एग्जांपल आप देखने जाओ तो कोविड के बाद से 2020 से 24 में निफ्टी 50, जो कि सबसे बड़ा इंडेक्स है इंडिया का, उसके रिटर्न्स जो थे 20% प्लस थे 2020 टू 24, 4 इयर्स कंपाउंडिंग। और निफ्टी 50 के अर्निंग्स भी 25% के आसपास वो 4 साल में कंपाउंड हुए हैं, राइट? मोटा मोटा 475 रुपए का जो ईपीएस था 2020 के पास, वो 1000 रुपया हो गया था 2024 में। पिछले 2 साल से इंडेक्स फ्लैट है, अर्निंग्स 1000 रुपए का जो ईपीएस 2024 में था, वो 1014 हुआ 2025 में, और 2026 अभी खत्म होने को है, अभी कॉर्पोरेट अर्निंग्स चल रहे हैं, अगले 10 दिन में ये अर्निंग सीजन भी खत्म हो जाएगा। बट अभी FY26 का निफ्टी 50 का ईपीएस जो है 1060 के करीब है। तो 1000 से 1060 2 साल में हुआ है, जो कि केवल 2 या 3% का कंपाउंडिंग होगा। और स्टॉक मार्केट आप देखिए, सितंबर 24 में, 2024 सितंबर में मार्केट पीक हुआ था 26,277 पे, आज 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अर्निंग्स ज्यादा रिटर्न नहीं आया निफ्टी 50 में, तो मार्केट का कंपाउंडिंग भी बहुत सबड्यूड रहा है। सो ब्रॉडली कॉर्पोरेट अर्निंग्स डिसाइड करते हैं कि आपका स्टॉक मार्केट का रिटर्न कैसा रहेगा। अभी इन्वेस्टर को, जिसको आई मीन रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये लोग देखते हैं, कोई एकदम सिंपल इन्वेस्टर है, पैसिव इन्वेस्टर है, वो निफ्टी 50 का इंडेक्स या कोई भी इंडेक्स का ईटीएफ लेके बैठ सकता है, उसको मार्केट के रिटर्न्स मिल जाएंगे। जिसमें ज्यादा काम करने की उमंग है स्टॉक मार्केट में, जिसके पास समय है बैलेंस शीट स्टडी करने का, कॉर्पोरेट कमेंट्री समझने का, उनके पास ज्यादा रिटर्न बनाने के भी चांस होते हैं, राइट? तो शॉर्ट टर्म इज ऑलवेज मोर रिस्की, ये हमने अलग अलग डेटा पॉइंट्स में देखा हुआ है। तो जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पिछले 5 साल में आपने देखा होगा, मार्च 2020 में इंडिया में जो डीमैट अकाउंट थे करीबन करीबन 4 करोड़ थे, आज हम लगभग 22 साढ़े 22 करोड़ तक पहुंच गए।
तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैव गॉन अप 5.5 टाइम्स, और ये और बहुत बढ़ेंगे अगले 5-6 साल में, बिकॉज हमारा डेमोग्राफिक्स काफी यंग है, और इक्विटी एज अ परसेंटेज ऑफ सेविंग्स, इक्विटी पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है। तो ये बढ़ने वाला है बिकॉज यंग डेमोग्राफिक्स है, फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स बहुत कम है, रियल एस्टेट इज अ वेरी पैची एसेट क्लास, गोल्ड ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है जो पैसा है इन्वेस्टर का, जो सेविंग्स वाला है, वो इक्विटी में आते रहेगा। और एक बहुत अच्छी चीज जो उभर के आई है पिछले दशक में, वो सिप कल्चर जो है, एसआईपी कल्चर जिसको बोलते हैं, जो 4,000 करोड़ पर मंथ था 10 साल पहले या 7-8 साल पहले, आज ऑलमोस्ट 30, 32, 35 हजार करोड़ पर मंथ तक पहुंच गया है। तो एक बहुत ही डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का तरीका है, जिससे मार्केट में लगातार डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा आए जा रहा है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिन्होंने भी रेगुलर और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग की है मार्केट में, 5 से 10 साल में उन्होंने काफी अच्छा पैसा बनाया है। और मुझे आपसे एक और चीज समझनी थी कि करंट मार्केट लैंडस्केप में दो तरह के माइंडसेट्स हम यूजुअली देखते हैं। एक माइंडसेट वो है जो ये मानता है कि स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस में ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी है, वो रिफ्लेक्ट हो चुकी होती है। दूसरा माइंडसेट है वो ये मानता है कि किसी भी कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो उसकी एक्चुअल वर्थ होती है, जो कि उसके करंट मार्केट प्राइस से अलग हो सकती है। तो एक्चुअली में ये इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता क्या है, और अगर प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो दोनों अप्रोचेस में से कौन सा ज्यादा रेलेवेंट है? देखिए, मार्केट में बहुत सारे अप्रोचेस है जो रेलेवेंट होते हैं। व्हाट मैटर्स इज विच अप्रोच वर्क्स फॉर यू। हर एक इन्वेस्टर का स्टाइल अलग होता है, रिस्क एपेटाइट अलग होता है, इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग होता है, उनके गोल्स अलग होते हैं। सो देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इन स्टॉक मार्केट। व्हाट मैटर्स इज व्हाट वर्क्स फॉर यू। अभी आपने इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कही, और पहली बात आपने की इसेंशियली परफेक्ट मार्केट की, कि भाई सबके पास सब इंफॉर्मेशन है, तो सबको सब डिस्काउंट हो गया है प्राइस में, तो स्टॉक प्राइस बदलना ही नहीं चाहिए। वो तो होता नहीं है, वो किताबों में वर्क करता है, राइट? बिकॉज information is always changing, businesses are always changing, and therefore the value keeps fluctuating, right? Value अगर fluctuate नहीं भी होता है, price fluctuates, like price is what you pay and value is what you get. बिजनेस का वैल्यू बहुत रोज रोज बदलता नहीं है, बट स्टॉक प्राइस तो दिन में हजारों बार बदलता है। ट्रेडिंग होता है, कोई खरीद रहा है, उसको लगता है वो सही डिसीजन ले रहा है, और उसी टाइम पे कोई बेच भी रहा है, उसको भी लगता है वो सही डिसीजन ले रहा है। तो मार्केट अपने तरीके से काम करता है, राइट? किसी ने कम भाव पे लिया, आज उसके लिए वो भाव बढ़ा है, उसको कोई और चीज का जरूरत है, वो बेच के कोई और स्टॉक में जा रहा है या कैश क्रिएट कर रहा है। उसी टाइम पे नया इन्वेस्टर आता है, वो सोचता है कि ये भाव से भी मुझे अगला 3 साल, 5 साल, 6 महीना, 1 साल ज्यादा रिटर्न बनेगा, तो वो भाव पे भी खरीद लेता है। तो जो मार्केट है वो कभी परफेक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ किताबों में होता था, राइट? और आजकल इंफॉर्मेशन गेट्स डिस्काउंटेड वेरी फास्ट बिकॉज इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। पहले इंफॉर्मेशन इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था। अभी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सारे एप्स है, सारे वेबसाइट्स है, और एक्सचेंजेस पे ही इतना डेटा आता है। एक्सचेंजेस ने बहुत अच्छा काम किया है, डिस्क्लोजर्स बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिए। तो आपको माउस के बटन क्लिक करने पे आपको 10 साल के एनुअल रिपोर्ट मिल जाएंगे, 25 साल का आपको डेटा मिल जाएगा कहीं पे भी, राइट? तो इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर एन एडवांटेज, analysis is still an advantage in an age, right? If you're an investor and if you possess tons of information, 30 years back in 80s and 90s, that used to be a competitive advantage, because उस जमाने में इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल नहीं होता था, टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई थी, एनुअल रिपोर्ट्स भी लोगों के पास बड़े मुश्किल से पहुंचते थे। पिछले 20-25 सालों में जब से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन हुआ है, मोबाइल फोन पे जो सारा एक रिवॉल्यूशन हुआ है पिछले 10-15 सालों में, अब आप कहीं भी रहो जोग्राफिकली, मेट्रो में हो, टीयर 2 सिटी में हो, टीयर 3, सो दैट जोग्राफिकल बैरियर हैज कंप्लीटली वैनिश्ड। सो इन्फॉर्मेशन जो आज आपके पास है, या बॉम्बे में, मुंबई में बैठ के, वही इन्फॉर्मेशन टीयर 3 टीयर 4 टाउन के लोगों के पास भी है। बट आप उस इन्फॉर्मेशन का क्या करते हो, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? तो उसको आप कैसे एनालाइज करते हो, उसको आप अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन में कैसे फैक्टर इन करते हो, वो डिसाइड करेगा कि आपके पास आपके कॉम्पिटिटर इन्वेस्टर के अगेंस्ट एज है या नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, वो एक बहुत ही डीप और बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है, ठीक है? अभी इंट्रिंसिक वैल्यू भी चेंज होती है। मैं आपको बहुत सिंपल उदाहरण देता हूँ। दो चार जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स रहे, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये तो पास्ट इंफॉर्मेशन है।
2008 में वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स ओवर द इयर्स लास्ट 2 decades हैज बीन टाइटन। 2008 में टाइटन कंपनी का मार्केट कैप कुछ 3 या 4 हजार करोड़ रहा था। उस समय भी सारी इंफॉर्मेशन थी, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ और थी। आज उसी कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के आसपास है। आई थिंक 4 लाख करोड़ क्रॉस किया था 2-3 हफ्ता पहले, अभी शायद थोड़ा कम हो गया होगा। तो 100 गुना रिटर्न दिया है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी चेंज होती है बिकॉज बिजनेस हमेशा चेंज होता है, एक्सपैंड होता है। कंपनी अलग अलग जगह पे एक्सपैंड करती है। जिनका प्रॉफिट 100 करोड़ था 20 साल पहले या 200 करोड़ था, आज वही कंपनी का प्रॉफिट 5 हजार करोड़ है। दूसरा एग्जाम्पल है डिक्सन, काफी वेल नोन शेयर है। 2017 में लिस्ट हुआ था 2000 करोड़ के मार्केट कैप पे, राइट। आज का मार्केट कैप आई थिंक कुछ 80-90 हजार करोड़ है। भाव कुछ 50 गुना बढ़ गया है क्योंकि अर्निंग्स भी बढ़ी है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू कीप एन आई ऑन, बट इट्स नॉट अ स्टैटिक वैल्यू। द वैल्यू कीप्स चेंजिंग टू। Price changes more violently and more furiously compared to value. तो दोनों पे नजर रहना बहुत जरूरी होता है क्योंकि बिजनेसेस भी चेंज होते हैं। बिजनेसेस का माहौल बदल गया है। पहले के जैसे एकदम स्टेडी बिजनेस नहीं रहे। हर बिजनेस में बहुत सारा डिसरप्शन हो रहा है। चाहे आप टेक्नोलॉजी ले लीजिए, कंजम्पशन ले लीजिए, फाइनेंशियल्स ले लीजिए, इंडस्ट्रियल ले लीजिए, हेल्थ केयर ले लीजिए। तो इसी वजह से कंपनीज के जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स होते हैं वो डी रेट या री रेट होते हैं। नहीं तो लाइफ बहुत आसान होता। आप एक स्टैटिक मल्टीपल डिसाइड कर लीजिए, अर्निंग्स जिधर जाएगा उस हिसाब से वो मल्टीपल ट्रेड। बट मल्टीपल्स भी ट्रेड चेंज होता है। जो कंपनी 20 साल पहले 25 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही थी, आज वही कंपनी 70 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है। और वाइस वर्सा भी होता है, डी रेटिंग भी होता है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी वैल्यूएशंस डिसाइड करते हैं कि बॉन्ड यील्ड्स क्या चल रहा है। बॉन्ड यील्ड्स जब 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली इक्विटी रिस्क प्रीमियम भी बढ़ जाता है। इक्विटी रिस्क प्रीमियम का बढ़ना मतलब जो हर्डल रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर डिमांड करता है स्टॉक से या कोई कंपनी से, वो बढ़ जाता है, तो प्राइस नीचे घट जाता है। और उल्टा भी प्ले होता है। जब आपके इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में गिरते हैं तो 10 ईयर यील्ड नीचे जाता है। तो आपका रिस्क फ्री रिटर्न जब नीचे आता है तो इक्विटी का रिस्क प्रीमियम कम हो जाता है, तो प्राइस बढ़ जाता है। सो वैल्यूएशंस के लिए बहुत सारी चीज है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू डिसाइड करने में भी प्ले आउट करती है। तो बहुत अलग अलग अप्रोचेस है स्टॉक मार्केट में। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट, व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट होराइजन, and what approach works for you. There is no such thing called as this approach is bad, this approach is good. Every approach is useful. Your uh, approach has to be appropriate for your risk appetite. और वैसे ही हम स्टॉक सिलेक्शन की बात करते हैं, तो जब इन्वेस्टर्स स्टॉक सिलेक्शन के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स आने चाहिए, डीप टेक्निकल फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, तब जाके उनको समझ आएगा कि कौन सा स्टॉक पिक करना है। पर एक आम इन्वेस्टर जिसके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड नॉलेज है, उसके लिए तो पॉसिबल है नहीं कि वो रोज एनालाइज कर पाए। तो क्या वो कंज्यूमर बिहेवियर को कंसिडर करते हुए, अपने आसपास ऑब्जर्वेशंस करते हुए और एक कॉमन सेंस यूज करके एक मल्टी बैगर बिजनेस आइडेंटिफाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और वो किया है लोगों ने। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी का मोनोपोली है स्टॉक मार्केट में रिटर्न बनाने में। कई सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने सिंपली बिकॉज ऑफ their discipline, patience and ability or luck to identify a stock early and then held on to it for 20-30 years, they've created 100 baggers, 1000 baggers। आंखों के सामने हुआ है, राइट। जो आपने अप्रोच का है उसको पीटर लंच के भाषा में बाय व्हाट यू सी कहा जाता था, हम्म। राइट। कि आप एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई आप शॉपिंग करने जाते हो मॉल में, आप देख रहे हो कि कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रहा है, शेल्फ पे शॉर्टेज है, तो आपको एज एन इन्वेस्टमेंट आइडिया वो क्लिक होना चाहिए कि भाई ये इस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा डिमांड है। फिर आपका बाकी का काम चालू होगा, ये कौन सा कंपनी इसको बनाता है। बेसिक नंबर्स तो आजकल सब जगह अवेलेबल है, इतने ऐप्स है, मतलब अलग अलग ऐप्स है। आप 5 मिनट में कोई भी कंपनी के नंबर्स देख सकते हैं पिछले 5-10 साल के, राइट। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, प्रोफेशनल को पैसा दे दीजिए मैनेज करने के लिए। जब मैं मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन किया था 2012 में अगस्त में, टोटल AUM ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया वाज 2 लाख करोड़। आज 40 लाख करोड़ है। पिछले 1.5 साल से मार्केट कहीं नहीं गया, फिर भी 40 लाख करोड़ का आज AUM है, राइट।
आज तो करीबन 10 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं इंडिया में जिनका इंडिविजुअल AUM 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। 2012 में पूरे इंडस्ट्री का साइज 2 लाख करोड़ था। आज देयर आर 10 म्यूचुअल फंड्स व्हिच आर अपवर्ड्स ऑफ 2 लाख करोड़ AUM। कई-कई स्कीम्स 80-90 हजार करोड़, 1 लाख करोड़ AUM की हो गई, एक-एक स्कीम्स। आप देखोगे तो डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है। एमपी या कोई भी जो म्यूचुअल फंड्स को एनालिसिस करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अगर आपका होराइजन 3-5 साल 10 साल रहा है, तो आपने म्यूचुअल फंड में भी बहुत अच्छा पैसा बनाया है। इंडिविजुअल स्टॉक पिकर के लिए थोड़ा मेहनत ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, और इंक्लिनेशन भी चाहिए काम करने का, समझने का, टाइम बिताने का। तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं है उनके लिए म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। जिन लोगों के पास टाइम एंड इंक्लिनेशन है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज यू कैन एनालाइज एंड इन्वेस्ट इन अ स्टॉक। तो दोनों अप्रोच काम करते हैं। करेक्ट। और ऐसे ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो मैंने देखा है कि शायद वो फोमो फील करते हैं या अट्रैक्ट हो जाते हैं, लो प्राइस स्टॉक या पेनी स्टॉक्स पिक कर लेते हैं। उनको लगता है कि आज अगर वो स्टॉक 10 रुपए का है तो मे बी कुछ टाइम बाद जब वो 20 रुपए का होगा तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा। पर आपके हिसाब से क्या एक लो प्राइस स्टॉक सच में एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है? क्या आप उसको मतलब कंसिडर करेंगे कि ठीक है, एक सही डील है, या फिर उसमें कोई कुछ ऐसे हाई रिस्क हैं जो हमें नेचुरली दिखते नहीं है? देखिए, एक स्टॉक अच्छा इन्वेस्टमेंट या बुरा इन्वेस्टमेंट होना, ये उसके पर शेयर के प्राइस से नहीं डिसाइड होता है कभी भी। हो सकता है कि कोई स्टॉक 5 रुपए का हो और बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो, और सिमिलरली कोई स्टॉक 10,000 रुपया पर शेयर हो, बहुत ही एवरेज किस्म का इन्वेस्टमेंट हो। एक स्टॉक का अच्छा इन्वेस्टमेंट होना या ना होना किस पे निर्भर करता है? उसके फंडामेंटल्स पे, उसके फाइनेंशियल्स पे, उसके मैनेजमेंट क्वालिटी पे, और उसके ट्रैक रिकॉर्ड पे। आपके सामने एग्जांपल है, एमआरएफ का स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है आज? पर शेयर भाव 1,40,000 से ज्यादा है, और इस स्टॉक ने पिछले 20-30 सालों में बेतहाशा वेल्थ क्रिएट किया है, राइट? और कई सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं जो आपका जो क्वेश्चन है वो, मेरे को लगता है ऐसे इन्वेस्टर्स के बारे में जो लो प्राइस स्टॉक लेके होप करते कि 5 का लिया तो 10 हो जाएगा, 10 का लिया तो 20 हो जाएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट है पर शेयर स्टॉक प्राइस से नहीं डिसाइड होता है। उसके पीछे फाइनेंशियल्स क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, अंडरलाइंग बिजनेस क्या है, उस बिजनेस का आगे का ग्रोथ विजिबिलिटी क्या है, और मैनेजमेंट क्वालिटी कैसा है, और पिछले 5-10 सालों में कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। ये पैरामीटर ज्यादा मैटर करते हैं, रादर देन कि वो 5 रुपए का स्टॉक है या 10 रुपए का स्टॉक है। 5 रुपए का स्टॉक भी वैल्यूएशन में बहुत महंगा हो सकता है। अगर स्टॉक का अर्निंग्स 10 पैसा पर शेयर है, तो वो 50 पी हो गया 5 रुपए पे, राइट? और मान लीजिए स्टॉक का प्राइस 10,000 रुपया है पर शेयर, और उसका अर्निंग्स पर शेयर 2,000 रुपया है, तो पी कितना हो गया? 5 हो गया। तो इसलिए पर शेयर स्टॉक प्राइस कैन नॉट डिसाइड द इन्वेस्टमेंट रैशनल। There has to be much deeper and much more rational reasoning behind your investment decision making. और प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे हम देख सकते हैं कि कोई स्टॉक, कोई कंपनी स्ट्रांग है या फिर पेनी स्टॉक्स के बीच में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? आप सबसे पहले तो पर शेयर प्राइस हटा दीजिए कि वो 5 रुपए का है या 5,000 का है या 10,000 का, इट्स इमटेरियल, राइट? कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट वर्दी है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए आपको उसके फंडामेंटल स्टडी करने पड़ेंगे क्रॉस सेक्टर्स, और हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग पैरामीटर्स वैलिड होते हैं। मान लीजिए आप बैंक्स के बारे में कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके पैरामीटर्स कुछ अलग रहेंगे। क्रेडिट ग्रोथ कैसे है, डिपॉजिट उनको मिल रहा है या नहीं, उनका डिपॉजिट फ्रेंचाइज कैसे है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है, तो उसके हिसाब से उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन डिसाइड होता है। फिर उनका ऑपरेशनल कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे है, उसके हिसाब से उनका पीपॉप बोलते हैं, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि बाकी सेक्टर्स में एबिटा बोला जाता है, बैंक्स के लिए वो पीपॉप होता है। आप वहां तक आ गए। उसके बाद आपका अंडरराइटिंग क्वालिटी कैसे रहा है, वो डिसाइड करेगा आपका एसेट क्वालिटी क्या है, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। उसके हिसाब से आपका क्रेडिट कॉस्ट डिसाइड होता है, और फिर वो कहीं जाके प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। एंड जो आपका नेटवर्थ है और जो आपका प्रॉफिट है, उसके हिसाब से आपका आरओई डिसाइड होगा। आपका बैलेंस शीट कितना बड़ा है, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपने कैपिटल कितना लगाया, बैलेंस शीट कितना लगाया है। आरओए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बैंक्स के लिए। एनी बैंक विच अर्न्स लेस देन 1% आरओए, उसको मार्केट अलग मल्टीपल देता है, और जो बैंक्स 2% से ज्यादा कंसिस्टेंटली आरओए बनाते हैं, मार्केट उनको मल्टीपल बहुत अलग देता है। तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। कंजम्पशन सेक्टर आप देखते हैं तो विद इन दैट स्टेपल्स है, डिस्क्रिशनरी है। स्टेपल्स में ग्रोथ बहुत लिमिटेड होता है, 5-10% मुश्किल से वो अर्निंग्स ग्रो कर पाए पिछले 10 सालों में।
जबकि डिस्क्रिशनरी में आपको 20-30% अर्निंग्स ग्रोथ मिला है। तो स्टेपल्स के मल्टीपल आप देखोगे पिछले 5 सालों में 70 का जो पी होता था अभी 45-50 तक आ गया है। वो अभी भी महंगे हैं, लेकिन डी रेटिंग हुआ है। सिमिलरली डिस्क्रिशनरी जहां 25-30% अर्निंग्स ग्रोथ रहा है, मार्केट ने उनको रीरेट किया है कंसिस्टेंटली। ईएमएस कंपनीज, डिफेंस कंपनीज, तो जो सेक्टर आप चूज करोगे आपके इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए, उसके हर एक के पैरामीटर्स अलग होते हैं। आप जब फार्मा में जाओगे तो आप ये देखोगे कि भाई नया प्रोडक्ट क्या लॉन्च हो रहा है, एक्सक्लूसिविटी कितना है, राइट? उस हिसाब से आपका मार्जिन डिसाइड होता है। प्रोडक्ट पाइपलाइन कैसा है आपका आगे का अगले 3-5 सालों का। आप इंडस्ट्रियल्स देखते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि कैपेक्स साइकिल क्या चल रहा है, कितने कॉर्पोरेट्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए आपको अलग अलग पैरामीटर्स स्टडी करना जरूरी होता है, और ये सब करने के बाद जब आप एक डिसीजन पे आते हैं तब आपको वैल्यूएशन के साथ उसको कंपेयर करना होगा कि मेरी जो प्राइस बन रही है, वैल्यू बन रही है इस कंपनी की, मान लीजिए 100 रुपया बन रही है और मार्केट में आज का भाव चल रहा है 70 रुपया, 80 रुपया। तो मुझे पता है अगर ये मेरा जो एस्टिमेट है वो करेक्ट है, और आज नहीं तो कल, साल भर बाद अगर इसका वैल्यू इतना रियलाइज होता है, तो मुझे 70 पे 100 मतलब कि 40% रिटर्न बन सकता है। 80 का भाव चल रहा है तो 20-25% रिटर्न बनेगा। और मान लीजिए भाव आज 120 है, हम्म, तो मैं वेट कर लूंगा जब भाव मेरे वैल्यू के आसपास आ जाए। तो दिस इज द बेसिक टेनेट्स ऑफ, आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी सिंपल एंड कॉमन सेंसिकल, वेरी बेसिक टेनेट्स ऑफ फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। करेक्ट। और मार्केट में एक और कॉमन बिलीफ है कि कोई भी हाई पी रेशियो वाली कंपनीज हमेशा ओवर वैल्यूड होती हैं, पर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो न्यू एज कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, वो हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हाई पी रेशियो मतलब ओवर वैल्यूड, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा सही नहीं होता? नहीं, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि हमने देखा है इंडिया में पिछले 20 सालों में, 25 सालों में जो लो पी कंपनीज है उन्होंने बहुत अंडर परफॉर्म भी किया है और अच्छा रिटर्न भी दिया है, और सिमिलरली हाई पी कंपनीज ने भी अच्छा रिटर्न भी दिया है और कम रिटर्न भी दिया है। हम्म, सिर्फ एक रेशो से इन्वेस्टमेंट अच्छा है या बुरा होना नहीं डिसाइड होता है। अदरवाइज लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। आप जाइए कहीं पे भी पी रेशो देख लीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट डिसाइड हो गया। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, टाइटन, ट्रेंट, डिक्सन और कई सारे ऐसे एग्जांपल्स है, पॉलीकैब, पिछले 10-15 सालों में इनके पी हमेशा से हाई रहे हैं, फिर भी इन्होंने रिटर्न्स बहुत बनाए हैं। जैसे टाइटन है, 8 नवंबर 2016 जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसका शेयर का भाव 340 या 350 रुपया था, और उस दिन भी वो महंगा था पी रेशो के मुताबिक। आज का भाव है 4100। हम्म, अभी 10 साल पूरे नहीं हुए हैं डिमोनेटाइजेशन को। 10 साल में इट्स बीन अ 12 बैगर। ट्रेंड, 4 साल पहले हमारे एनालिस्ट ने जब स्टॉक को अपग्रेड किया था 1200 के दाम पे अप्रैल 2022 में, वो अगले 3 साल में स्टॉक 1200 से 8000 हो गया, हम्म, क्योंकि ग्रोथ बहुत स्ट्रांग थी। 40-40% रेवेन्यू ग्रोथ, 100-100% अर्निंग्स ग्रोथ चल रहा था। जैसे ही ग्रोथ नीचे आया, 40 का 34, 34 का 28, 22, 17, स्टॉक 8000 का 4000 हो गया, फिर 3500 हो गया। तो पी रेशो कोई स्टैटिक नहीं होता है, लाइक बिगिनिंग में मैंने आपको बताया, इट्स अ फंक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। आपका बिजनेस क्या है, उसमें ग्रोथ क्या है। ग्रोथ बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन डिसाइडिंग द पी रेशो ऑफ अ कंपनी। आपका ग्रोथ अच्छा है, मान लीजिए आपने, बहुत ही बेसिक सिंपलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने एक कंपनी आज खरीदी है, मान लीजिए 100 के पी पे आपने आज कंपनी खरीदी है, और आपका अनुमान है, आपने खुद एनालिसिस किया है, नंबर्स बनाए हैं, 2 साल में आपको लग रहा है अर्निंग्स डबल हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर डबल हो जाएगा 4 साल में। तो 2 साल में डबल हुआ, और उसके बाद फिर डबल हुआ 2 साल में, तो 4 साल में 4 गुना हो गया। आप ये सोच, अभी आपका नजरिया अलग हो सकता है, किसी और का नजरिया अलग हो सकता है, बिकॉज वैल्यूएशन इज अगेन, इट लाइज इन द आईज ऑफ द वैल्यूअर। मैं ये सोचूंगा कि 2 साल में अगर अर्निंग्स डबल हो रही है, तो मेरा 100 का पी 2 साल बाद 50 हो जाएगा, 4 साल बाद 25 हो जाएगा। और मान लीजिए कि वो ग्रोथ विजिबिलिटी कंटिन्यू रहती है, तो फिर उसका पी रेशो बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं। अब आपको उल्टा एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपने कोई कंपनी आज खरीदी जिसका पी मल्टीपल 10 है, बट अगला 3 साल में कोई अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है, जीरो अर्निंग्स ग्रोथ, तो आपका पी 3 साल 10 ही रहेगा, बट स्टॉक में हो सकता है रिटर्न ना बने, क्योंकि अर्निंग्स विजिबिलिटी नहीं है। तो अर्निंग्स ग्रोथ का विजिबिलिटी और एक्चुअल डिलीवरी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट गोज इन डिसाइडिंग द पी मल्टीपल। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, बैलेंस शीट कैसे, कैश फ्लो क्या है, आरओई क्या है, राइट, और अंडरलाइंग इंडस्ट्री स्ट्रक्चर क्या है उस इंडस्ट्री का।
कंपटीशन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, डिसरप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी आप आईटी में देख रहे हैं, कोविड के टाइम जब डिजिटलाइजेशन का एकदम दौर चला था, आईटी कंपनीज के मल्टीपल 15-17 से लेके 30 हो गए थे। सबको लग रहा था कि भाई डिजिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगा और इनके ऑर्डर बुक्स बढ़ते रहेंगे। पिछले 1 साल में हमने देखा जब से एआई का ये पूरा एक दौर आया है पिछले 1-1.5 सालों में, वही 30 के पी मल्टीपल आज ट्रेलिंग बेसिस पे 15 हो गए। जो फॉरवर्ड 25 से 30 पे ट्रेड कर रहे थे, आज ट्रेलिंग 15 पे है। और आज लोग ज्यादा सवाल उठा रहे हैं उन पे, सस्ता होने के बावजूद। कई सारे चीजें जाती है वैल्यूएशन डिसाइड करने में। एक रेशो देख के और उसका एक नंबर देख के आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। और किन सिचुएशंस में एक हाई पीई जस्टिफाइड है? तो ये मेरा अप्रोच है, हो सकता है सही हो गलत हो। जहां ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और मोर सो आज के माहौल में क्या हो रहा है, इट्स अ वेरी ग्रोथ स्केर्सिटी एनवायरनमेंट। पिछले 2 साल में निफ्टी का अर्निंग्स केवल 5% बढ़ा है एब्सोल्यूट बेसिस पे। ऐसे माहौल में अगर कोई कंपनी आपको 25% अर्निंग्स ग्रोथ दे रहा है, 20% दे रहा है, 30% दे रहा है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है उस कंपनी का पी रेशो बहुत एलिवेटेड रहने का। कई तरीके होते हैं पी रेशो इवैल्यूएशन के। यू लुक एट एब्सोल्यूट पी, यू लुक एट रिलेटिव पी टू मार्केट, यू लुक एट रिलेटिव पी टू योर ओन मल्टीपल। मान लीजिए एक कंपनी है जो 5 साल पहले 30 पी पे चल रहा था, आज वो 60 पी पे चल रहा है, क्योंकि उस समय उसका ग्रोथ 10% था, आज 30% चल रहा है। पेग रेशियो भी कई लोग यूज करते हैं, राइट? तो देयर इज नो राइट आंसर फॉर दिस। एज आई सेड, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट। हाई पी में जनरली मैंने देखा है कि जो हाई ग्रोथ कंपनीज है उनको हाई पी मिलता है। आपने सवाल पूछा था न्यू एज कंपनीज का, वो एक अलग दुनिया है, बिकॉज कई कंपनीज उस सेक्टर में लॉसेस भी बना रही है, तो उनमें तो पी मल्टीपल मैटर ही नहीं करता है, राइट? जैसे जोमेटो है, 4 साल पहले लॉस बना रहा था, फिर उनका प्रॉफिट्स आना चालू हुआ, तो उसमें आप अलग रेशोज देखते हैं, प्राइस टू सेल्स देखते हैं, कुछ और मल्टीपल्स देखते हैं, राइट? क्योंकि आपका व्यू है, आपने एनालिसिस किया है, आपने इंडस्ट्री डीपली स्टडी करके ये व्यू बनाया है कि आज ये भले ही लॉस बना रहे, बट इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, जिसको टैम बोलते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, टैम साइज इतना बड़ा है कि जिस तरह से ये ग्रो कर रहे हैं टॉप लाइन, आगे ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा और प्रॉफिट बहुत एक्सपैंड होगा। तो आप वो व्यू लेके उस कंपनी को आज वैल्यू कर रहे हैं। तो न्यू एज में ये बहुत हो रहा है बिकॉज ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है वहां पे, राइट? Zomato is one example I have given. There are many such examples. Paytm था, PB Fintech था, Lenskart अभी जो लिस्ट हुआ है। So न्यू एज कंपनीज के जब तक वो स्टेबल फेज में नहीं जाते हैं, उनको एनालिसिस करने के दायरे बहुत अलग होते हैं। Once they have a mature period, once they have established a maturity of profit, cash flows, growth, then market will evaluate them very separately and in a very different manner. एंड एज एन इन्वेस्टर, जब किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट चेक करते हैं या फिर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मेट्रिक्स मिलते हैं जैसे कि एबिटडा, पैट, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट मार्जिन, कैश फ्लो। ये सब एक बिगनर के लिए समझना आई फील नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो क्या आप सिंपल टर्म्स में समझा सकते हैं कि ये मेट्रिक्स का मतलब क्या है? जी देखिए, आज के मैं डिसएग्री करता हूँ कि बिगनर को समझना मुश्किल है, बिकॉज बहुत इजी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आज। जिसके पास समय है, अगर आपके पास 1-2 घंटा है समझने के लिए, तो आप P&L समझ सकते हैं। सारे रेशियोज का डेफिनेशन आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, बेसिक। मैं कॉम्प्लेक्सिटी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। 3-4 रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने कहा, ग्रोथ के अलग रेशियोज होते हैं कि सेल्स ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। मार्जिन के रेशियोज अलग होते हैं, एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे नजरिए में होता है कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैश फ्लो कैसे है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या कर रहा है, फ्री कैश फ्लो कैसे बिहेव किया है, कि ये बिजनेस कैश जनरेटिव है या कैश कंजम्पशन ज्यादा कर रहा है। कैश कंजम्पशन कर रहा है, इसका मतलब बिजनेस खराब है ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हाई ग्रोथ में हो सकता है, उसको कैपेक्स ज्यादा करना है। और कई सारे स्टेबल मैच्योर बिजनेसेस होते हैं जो बहुत कैश थ्रो करते हैं, जिनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्रॉफिट से ज्यादा होता है, राइट? और उनको कैपेक्स करने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो उनका फ्री कैश फ्लो, जो कन्वर्जन हम बोलते हैं कि भाई फ्री कैश फ्लो डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, वो 100% से ज्यादा होता है कई बार, जो हमने आईटी में देखा। तो वहां पे आउट रेशियोज बहुत ज्यादा होते हैं और डिविडेंड बहुत ज्यादा मिलता है, बायबैक्स होते हैं। तो मेरे पास एक डेटा था, अभी मैंने उसको अपडेट नहीं किया है, बट आई रिमेम्बर 2017 से 2022 में इंडिया के टॉप 5 जो आईटी कंपनीज थे, इन्फी, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा,
इन 5 कंपनीज ने मिला के 2017 से 22 में 5 लाख करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, और उसमें से 3,60,000 करोड़ इन्वेस्टर्स को वापस दे दिया था थ्रू डिविडेंड एंड बायबैक। तो एक बड़ा पे आउट रेशो हुआ है ये, राइट, जो इंडिया के उस समय तक के कैपिटल मार्केट हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड था। ये मैंने 2022 का डेटा बताया, ऑफ कोर्स 3-4 साल में और बढ़ गया होगा वो, बट अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग रेशोज रिलेवेंट होते हैं और अलग अलग रेशोज डिसाइड करते हैं कि वो कंपनी कैसे ट्रीट करेगा स्टॉक मार्केट में। बट बेसिक अगर किसी को समझना है तो P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो समझने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप थोड़ा समय निकाल के, सबसे पहला है इंक्लिनेशन होना चाहिए, आप मार्केट में किस लिए आए। आपको अगर ये सब में इंटरेस्ट नहीं, आपको सिर्फ भाव देख के ही ट्रेड करना है, तो आपके लिए ये रेशोज मैटर ही नहीं करता है। देन यू हैव टू हैव अ डिफरेंट अप्रोच। But if you are an investor and you have a willingness to learn and spend time, there are enough and more resources available today. And they are not very complex. People can understand. It's easy, it's simple, but you need time. और एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी जो ऑलरेडी बहुत सालों से है मार्केट में, और मे बी कोई एक नया स्टार्टअप है, तो उस केस में क्या इन मेट्रिक्स का इंपॉर्टेंट चेंज होता है? Of course चेंज होता है, राइट। कोई कंपनी अगर बहुत ही स्टेबल सेक्टर में है और कई सालों से लिस्टेड है, 40-50 सालों से लिस्टेड है और इंडिया में प्रेजेंट है, बिजनेस का हिस्ट्री बहुत लंबा है, मैच्योर फेज में चला गया, उनके लिए 8-10% ग्रोथ है, उसको मार्केट अलग नजरिए से ट्रैक करेगा और इवेल्युएट करेगा और वैल्यू करेगा। कोई कंपनी है जो पिछले 4 साल में आई है, 3 साल में आई है, 5 साल में आई है, 10 साल में आई, न्यू एज है, अलग, वो सेक्टर ही नया बना है, तो ग्रोथ का किसी को क्लियर व्यू नहीं है कि कितना ग्रो होगा, कब तक होगा। दो चीज मैटर करती है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ दैट ग्रोथ, कि आप अगर 2 साल 20% ग्रोथ कर रहे हो और फिर 5% हो रहा है, मार्केट बहुत अलग तरीके से वैल्यू करेगा। आप अगर 20% ग्रोथ 10 साल तक 10 साल तक करोगे, लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ रेट, वो बहुत अलग मल्टीपल मिलेगा उसको, बिकॉज उसमें वैल्यू क्रिएशन बहुत ही अलग रहेगा। आप सिंपल एक्सेल में कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 साल 20% अर्निंग्स ग्रोथ, फिर 2 साल 10%, फिर अगला 5 साल 5-5%, राइट। और फिर आप लगाइए कि एक कंपनी अगले 10 साल तक 20% कंपाउंड कर रहा है। Compounding is a very, very powerful and massive concept which our founder keeps talking about, रामदेव जी। मार्केट उसको बहुत वैल्यू करता है कंपाउंडिंग को और ड्यूरेबिलिटी ऑफ ग्रोथ को। तो अगर कोई स्टार्टअप है, न्यू एज कंपनीज है, ऑफ कोर्स उसमें रिस्क ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ कंपटीशन होता है, हो सकता है वो कैश फ्लो नहीं बना रहे, कई हमने केसेस देखे जहाँ कंपनीज बंद भी हुई है, तो हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है। स्टेबल एंड मैच्योर कंपनीज में रिलेटिवली लेसर रिस्क है, तो रिटर्न भी कम रहेगा, बट दोनों को इवेल्युएट करने के जो मायने होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में भी मैंने देखा है काफी सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक अपना होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, फाइनेंशियल कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। पर इंटरेस्टिंगली जो भी एक्सपीरियंस्ड या जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो काफी सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं कैश फ्लो को। तो फ्री कैश फ्लो एग्जैक्टली होता क्या है और ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कितना डिफरेंट है? तो मैं आपको दो तरीके से समझाता हूँ, एक जो डेफिनेशन है कैसे निकालते हैं और दूसरा उसका रिलेवेंस क्या है। सो कैलकुलेशन जो निकालना होता है, आपके पास प्रॉफिट होता है, राइट। ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या बताता है आपको? ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये बताता है कि धंधे में बिजनेस के वजह से कितना कैश फ्लो जनरेट हुआ है, राइट। आपने प्रॉफिट दिखाया, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, उसमें आप फिर वो आइटम्स ऐड करते हो जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, राइट। और वो और वर्किंग कैपिटल चेंज के साथ निकाल के उसका एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो। उसके बाद आप फ्री कैश फ्लो कैसे निकालते हो? आपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो लेट से बनाया 100 रुपया, और मान लीजिए उस साल आपका कैपेक्स हुआ 25 रुपए का, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 25 रुपए की, कैपेसिटी बढ़ाई, नया प्लांट बनाया, R&D में खर्चा, जहीं पे भी खर्चा किया, कैपेक्स किया आपने 25 रुपया, तो 100 में से आप 25 जब माइनस करते हो तो 75 रुपए को बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। ये कैश फ्लो आपके बिजनेस ने बनाया है सब खर्चा करने के बाद, ये आपका कैश फ्लो है। जितना ज्यादा फ्री कैश फ्लो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव बिजनेस, उतना अच्छा उसका वैल्यूएशन। बट कई सारे जो ग्रोथ सेक्टर्स है वहां पे फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होता है, राइट। क्यों? क्योंकि जितना प्रॉफिट बनता है उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो सकता है उससे कम भी हो, बिकॉज अगर वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा लगा उस इंडस्ट्री में, कई सारे इंडस्ट्रीज B2B ऐसे होते हैं जहां गवर्नमेंट से डील करते हैं, वहां पे उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं होता है, प्लस रिसीवेबल डेज बहुत ज्यादा होते हैं। आपने माल आज बेचा, आपको पैसा 200 दिन बाद मिल रहा है, 150 दिन बाद मिल रहा है, तो आपका प्रॉफिट आ गया अकाउंटिंग, बट कैश फ्लो में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, दर्शा नहीं रहा है कैश फ्लो में, तो हो सकता है आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही नेगेटिव है।
फिर आपको कैपेक्स भी करना है बिकॉज बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो आप कैपेक्स कैसे करोगे? आपको डेट लेना पड़ेगा बिकॉज आपके पास तो इंटरनल एक्रूवल्स ही नहीं है। आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है अनलेस आपके पिछले सालों के कैश रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो हर साल नेगेटिव रहेगा तो वो कैश रिजर्व्स भी एक्सीड हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो आपको डेट लेना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट में आपका लेवरेज बढ़ जाएगा, राइट? तो जनरली जो हाई ग्रोथ सेक्टर्स होते हैं जिसमें कैपेक्स इंटेंसिटी ज्यादा होता है, जैसे कि टेलीकॉम है, ऑयल एंड गैस है, मेटल्स है, सीमेंट है, बहुत रेयरली आपको यहाँ पे फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव दिखेगा। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव आपको कहाँ दिखता है? जो स्टेबल स्टेडी ग्रोइंग सेक्टर्स है जहाँ पे कैपेक्स इंटेंसिटी कम है, जैसे एफएमसीजी, आईटी, टिपिकली फार्मा। ये 3 सेक्टर्स है जहाँ पे आपको हमेशा फ्री कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग दिखेंगे। आईटी में तो बहुत ही अच्छा दिखेगा आपको फ्री कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, कंज्यूमर में भी दिखेगा। बैंक्स में मैटर नहीं करता बिकॉज बैंक्स का पी&एल बैलेंस शीट बहुत अलग होता है। तो ये फ्री कैश फ्लो का एक ही इंपॉर्टेंस है, ये आपको बिजनेस का कैश फ्लो जनरेट करने का तरीका समझाता है। काफी सारी कहावतें हैं कि रेवेन्यू इज अ वैनिटी एंड कैश फ्लो इज अ रियल, यू कैन सर्च देम ऑन गूगल, बट एसेंशियली आपके धंधे ने आपके लिए कितना कैश बनाया खर्चा करने के बाद, उसको कहते हैं फ्री कैश फ्लो। और इन्वेस्टर्स यूजुअली हाई प्रॉफिट मार्जिन कंसीडर करते हैं जब उनको कोई बिजनेस सिलेक्ट करना होता है। तो सरफेस लेवल पे तो ये कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है कि काफी अट्रैक्टिव बिजनेस है। बट अगर हम टेक्निकली समझे तो क्या हमेशा हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस सेफ होता है, या फिर उसके पीछे कोई हिडन रिस्क्स हैं जो हमको शायद नजर नहीं आते? देखिए अगेन थोड़ा सा नुआंस्ड ये कंसेप्ट और क्वेश्चन है। हाई प्रॉफिट मार्जिन ऑल्सो मीन्स कि कंपटीशन भी ज्यादा आएगा उसमें, अनलेस की रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, जैसे आईटीसी है फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव पर्पस, नो रिकमेंडेशन। सिगरेट में कंपटीशन नहीं आ सकता है बिकॉज गवर्नमेंट के काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस है। सो प्राइसिंग पावर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनका मार्केट शेयर 75-80% है। नाउ इट इज अप टू द कंपनी टू एक्सरसाइज दैट प्राइसिंग पावर। तो उनके एबिटा मार्जिन नेट सेल्स पे देखने जाओगे आप तो कुछ 65-70% होता है। But that doesn't mean कि that company will keep delivering you 20-30% return per year. लास्ट 4-5 साल के आप रिटर्न्स देख लीजिए। सेम थिंग हिंदुस्तान लीवर है। अलग अलग सेक्टर्स में ऐसे अलग अलग कंपनीज है जिनके मार्जिन बहुत ज्यादा है और फिर भी रिटर्न्स नहीं बने। क्यों? क्योंकि ग्रोथ नहीं आया है। एशियन पेंट इज एन अनदर एग्जाम्पल, राइट? 4 साल पहले जो स्टॉक का मार्केट कैप था, आज का मार्केट कैप है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मार्जिन बहुत अच्छे थे, टॉप नॉच कंपनी, लीडर इन डेकोरेटिव पेंट, 60% प्लस मार्केट शेयर लगभग मेरे ख्याल से उनका है, और बहुत ही अच्छी वेल रन कंपनी है, बहुत अच्छे उनके मार्जिन है। बट हाई मार्जिन की वजह से पिछले 5 सालों में हमने देखा कि पेंट सेक्टर में कंपटीशन बढ़ गया है, उसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ कम हो गया है, तो कंपनी का थोड़ा सा वैल्यूएशन मल्टीपल डीरेटिंग हुआ है। तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट मार्जिन जस्ट गिव्स यू अ सेंस ऑफ वेयर द pricing power of that company in that industry is, but that alone cannot decide whether it's a good stock or a bad stock. कई बार ऐसे होता है कि लो प्रॉफिट मार्जिन कंपनीज बहुत अच्छा रिटर्न दे देते हैं बिकॉज जब वो 5% मार्जिन से 10 पे जाते हैं तो इट क्रिएट्स ट्रेमेंडस ग्रोथ। एंड सिमिलरली जब कोई कंपनी का मार्जिन 30% है और वो 30 से 25 पे आता है तो 3 साल तक उसका अर्निंग्स फ्लैट हो जाता है। सो एक नंबर से आपका इन्वेस्टमेंट नहीं डिसाइड होगा। Similarly, same thing you can extend to ROE also. Lot of these companies have 70, 80, 100, 50% ROEs. Very good balance sheets, very well-run companies. But high ROE does not necessarily result into higher stock price returns. Because beyond a point, if your high ROE is not resulting into a growth, it doesn't help. Your multiple can be high, but then it will not re-rate. जबकि जो कंपनी आज 10% आरओई बना रहा है, अगले साल मान लो 15 पे जा रहा है, उसके बाद 20 पे जा रहा है, तो उसका रीरेटिंग बहुत फास्ट होगा। तो आरओई इंप्रूविंग ट्रेजेक्टरी पे है, स्टैटिक है या डिक्लाइनिंग है, ये भी मैटर करता है, ना कि जस्ट स्टैटिक आरओई नंबर। और कई बार ऐसा सुनने में भी आता है ना कि बहुत सारी कंपनीज अपने अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करती है या एक्सेसिव डेट लेती है जिसकी वजह से वो अपनी आरओई को ज्यादा दिखाते हैं, रिटर्न्स को ज्यादा दिखाते हैं। तो क्या ऐसा सच में होता है, और एक नॉर्मल इन्वेस्टर कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो आरओई जो है वो जस्टिफाइड है, रियल है, या फिर कुछ? तो देखिए कोई भी आरओई बियॉन्ड अ पॉइंट सस्टेनेबल नहीं होता है। अगर आपने कोई फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके बनाया, लेवरेज के थ्रू बनाया, या कोई पर्टिकुलर ईयर में आपने
मार्जिन बहुत ज्यादा बना लिए, तो हो सकता है अगले साल ज्यादा कंपटीशन आ जाएगा, तो आपके मार्जिन डिप्रेस हो जाएंगे। सो सस्टेनेबल आरओई इज व्हाट मैटर्स फॉर द मार्केट। तो आप 3 साल का रोलिंग एवरेज ले लीजिए, 5 साल का रोलिंग एवरेज ले लीजिए, या 10 साल का रोलिंग एवरेज ले लीजिए, वो आपको एक बहुत अच्छा, इट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया अबाउट what is the sustainable level of ROE for a particular company, because just financial engineering cannot sustain an ROE beyond a period of time. और लॉन्ग टर्म बिजनेसेस की बात करें तो उनका सबसे बड़ा एक क्वालिटी है कि उनका बहुत ही कॉम्पिटिटिव मोड होता है। बट एक रिटेल इन्वेस्टर ये कैसे समझ सकता है कि वो जो मोड है वो जेन्युइन है और आगे आने वाले कॉम्पिटिटर्स इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे? तो इसमें देखो दो चीज है, कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं होता इसका, because markets and businesses are ever evolving and ever changing, and we are living in a very disruptive time. हमारे सामने कई सारे इंडस्ट्री जिनके एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्री है, बिकॉज काफी डिस्कशन में, इसलिए मैं उसका उदाहरण ले रहा हूँ। अर्ली 2000 में आईटी कंपनीज 30% ग्रो करती थी टॉप लाइन, फिर 2000 बाद के बाद 10 के बाद वो 20% पे आ गई। 2015 के बाद जब वो क्लाउड एप्स डिजिटाइजेशन ये सब चला, तो ग्रोथ रेट 15 हो गया। 2020 के बाद वो ग्रोथ 10-12 पे आ गई, और आज वो 7-8 पे है। वही कंपनी, वही मैनेजमेंट, वही स्ट्रॉन्ग बिजनेस, वही मोड्स, बट ग्रोथ कम हो गया, बिकॉज इंडस्ट्री स्ट्रक्चर चेंज्ड, न्यू टेक्नोलॉजी की, डिसरप्शन की, राइट। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि कोई भी इंडस्ट्री में आज के तारीख में, अगर आज के टाइम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि कुछ भी स्टैटिक नहीं है, हर चीज बदल सकता है। एकदम जो सिंपल इंडस्ट्री एफएमसीजी, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन को एक बहुत बड़ा मोट माना जाता था, राइट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हिंदुस्तान लीवर का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रीच लगभग 3-3.5 मिलियन आउटलेट्स है, बहुत ही बड़ा मोट है। क्योंकि अगला जो कंपनी है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रीच सेकंड नंबर पे, वो 1 या 1.5 मिलियन आउटलेट्स पे है। बट पिछले 5 साल में क्या हुआ है, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट रीच, इन सब के वजह से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो गया है, because technology has allowed you to reach the customer irrespective of your physical infrastructure, right? So what used to be a moat 10 years back, 20 years back, need not necessarily be a moat today. Banking another example है। आज से 25 साल पहले जब डिजिटाइजेशन इतना नहीं था, टेक्नोलॉजी एप्स इतने नहीं थे, तो बैंक ब्रांच होना एक बहुत बड़ा एसेट माना जाता था। एक, इससे विजिबिलिटी बनती थी, दूसरा कस्टमर रिलेशनशिप बनते थे, तीसरा आपका डिपॉजिट एक्रीशन और कासा फ्रेंचाइज बिल्ड होता था। बट पिछले 10-15 सालों में अब ऐप से ही सारा काम होता है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, बहुत रेयरली आप बैंक ब्रांचेस में जाते हैं। तो जो मोट होता था आज वो मोट नहीं है, आज टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ मोट फॉर बैंकिंग। तो यही अलग अलग सेक्टर्स में पैरामीटर्स चेंज होते जाते हैं। तो मोट होना जरूरी है, बट दैट मोट कैन चेंज। What was a moat few years back may not be a moat today, or it may even become a disadvantage, right? अपने कई सारे मीडिया इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर इंडस्ट्री has been disrupted heavily by electronic industry, this whole apps and all. तो उन कंपनीज, कई सारे अभी तो न्यूज़पेपर कंपनी लिस्टेड भी नहीं है, बट जब वो लिस्ट होते थे 20-25 के पीई पे होते थे, फिर 10 के पीई पे आए, फिर 5 के पीई पे, आज कोई बात नहीं करता है। तो मोट इज नॉट स्टैटिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और कई सारे इन्वेस्टर्स भी हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स प्रेफर करते हैं, राइट, पैसिव इनकम के लिए, ये सोचकर कि रेगुलर कैश फ्लो बना रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ की स्टॉक प्राइस एग्रेसिवली बढ़े या नहीं। तो क्या इसके पीछे जो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं, इनके पीछे कुछ हिडन रिस्क्स या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होते हैं, और अगर होते हैं तो हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं? देखिए, डिविडेंड यील्ड एज अ कंसेप्ट इज वैलिड फॉर एवरी स्टॉक, हाई लो इज अ डिफरेंट थिंग। अभी ये इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि उसको हाई डिविडेंड यील्ड चाहिए या लो डिविडेंड यील्ड चाहिए। क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स में आपको डिविडेंड यील्ड हमेशा कम रहेगा, बिकॉज वो कंपनी को हमेशा ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उनके पास एक जो अवेलेबल फ्री कैश फ्लो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो हमेशा कम रहेगा। तो पे आउट रेशियोज नहीं रहेंगे, छोटे रहेंगे, लो रहेंगे, और डिविडेंड यील्ड बहुत कम रहेगा। और कई कंपनीज डिविडेंड देंगी भी नहीं, बिकॉज वो तो ग्रोथ कर रही है, वो तो डेट ले रही है, तो डिविडेंड कहाँ से देगी। हालांकि कुछ कंपनीज डेट होने के बावजूद भी डिविडेंड देती है। दूसरा, कई सारे कंपनीज ऐसे जिनका फ्री कैश फ्लो या कैश फ्लो जनरेशन बहुत ज्यादा है, और उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है उतना, तो कैश अपने बैलेंस शीट में क्यों रखे, उससे तो आरओई कम हो जाएगा, रिटर्न रेशियोज कम हो जाएंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
तो ऐसे कंपनीज को पी मल्टीपल शायद कम मिले बिकॉज ग्रोथ नहीं है, बट बिकॉज डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा हाई है तो उनमें एक हमेशा वोलेटाइल मार्केट में एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन ये कंपनीज ऑफर करती है। 4% डिविडेंड यील्ड, 5% डिविडेंड यील्ड, कई कंपनी के 6-7% टिपिकली ये सब इसमें पीएसयू ज्यादा दिखेंगे आपको, कमोडिटी सेक्टर के, ऑयल एंड गैस सेक्टर के, मेटल सेक्टर्स के। तो वहां पे आपको मल्टीपल अलग रहेगा बिकॉज ग्रोथ नहीं है इसलिए आपका डिविडेंड यील्ड ज्यादा है। बहुत ही कम ऐसे आपको इंस्टेंसेस मिलेंगे कि जहां कंपनी का ग्रोथ भी 30-40% है और डिविडेंड यील्ड भी 5-6% है। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो कंपनी का ग्रोथ 30-40% है उसको मार्केट पी इतना बढ़ा देता है, तो जब आप डिविडेंड यील्ड निकालने जाओगे तो डिविडेंड यील्ड कम ही दिखेगा, राइट? डिविडेंड इज व्हाट? डिविडेंड डिवाइडेड बाय योर स्टॉक प्राइस, राइट? पे आउट रेशियो इज व्हाट? डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये सेक्टर के ऊपर निर्भर करता है और कंपनी के ऊपर निर्भर करता है और उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पे निर्भर करता है। इन्वेस्टर को ये डिसाइड करना है कि उसको ग्रोथ वाले स्टॉक्स में जाना है, वैल्यू वाले स्टॉक्स में जाना है, डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में जाना है। इसलिए आप देखोगे आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कई सारे स्कीम्स डिविडेंड यील्ड के स्कीम्स है अलग अलग फंड्स में। तो डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर व्हाट रिस्क एपेटाइट एंड व्हाट होराइजन, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क ही इज विलिंग टू गेट एक्सपोज्ड टू। करेक्ट। और रिटेल कंपनीज की बात करें या फिर एफएमसीजी आईटी कंपनीज की बात करें तो उनके स्टॉक्स को एनालाइज करना, उन कंपनीज को एनालाइज करना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उनका मेन प्रोडक्ट ही मनी होता है। तो ऐसे में अगर कोई इन्वेस्टर है जो समझता है कि मुझे कोई एक बैंकिंग सेक्टर में रिसर्च करना है और आइडेंटिफाई करना है कि नेक्स्ट बिग स्टॉक कौन सा हो सकता है, तो उसका प्रोसेस सिंपल तरीके से अगर आप बता पाए। देखिए प्रोसेस सिंपल है बट इजी नहीं है और हर एक आदमी ये नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों के लिए सबसे आसान तरीका एक ही है कि बैंकिंग सेक्टर के फंड में निवेश कर लीजिए, क्योंकि आज हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतना बड़ा हो गया, 42 लाख या 40 लाख करोड़ का एयूएम है। सेक्टरल फंड्स भी है, हालांकि सेक्टरल फंड्स में हमेशा रिस्क ज्यादा होता है थीमेटिक और सेक्टरल फंड में, बट एज एन इन्वेस्टर आपको लग रहा है टॉप डाउन, आपको भले ही इंडिविजुअल स्टॉक पे व्यू नहीं है बट टॉप डाउन आपको लग रहा है कि आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हो सकता है कभी ना कभी 8 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन होगी और बैंकिंग सेक्टर इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा और एज एन इन्वेस्टर मुझे अगले 10 साल में उसका बेनिफिट उठाना है। तो दो अप्रोचेस है, आप खुद स्टडी कर लीजिए, खुद डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा बैंक आगे रहेगा क्या रहेगा, उसके लिए आपको अलग टाइम लगेगा, अलग स्किल सेट लगेगा, या आप बैंकिंग सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए बिकॉज जो बैंकिंग सेक्टर का फंड मैनेजर है वो 24 घंटा वही सेक्टर देख रहा है, वही फंड के लिए वो स्टॉक आइडियाज ढूंढ रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढ रहा है। आपको उसकी ऑब्वियसली कुछ फी लगेगी बट एक प्रोफेशनल तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट होगा और आपको खुद कर रहा है तो देन यू हैव टू स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड बैंकिंग इंडस्ट्री, उसमें अलग अलग कंपनीज क्या मैट्रिक्स पे किधर पोजीशन है, किसका ग्रोथ ज्यादा है, किसका आरओई अच्छा है, किसका एसेट क्वालिटी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। हालांकि पिछले 4-5 सालों में बैंकिंग सेक्टर में डी रेटिंग हुआ है और ये उस समय हुआ है जब बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट सबसे ज्यादा बढ़े हैं। कोई एक डेटा पॉइंट दूंगा, 2018 में मोतीलाल ओसवाल का जो बीएफएसआई कवरेज था उसका टोटल प्रॉफिट पूल था 50,000 करोड़। 2025 जब खत्म हुआ वो प्रॉफिट पूल 50,000 करोड़ से बढ़ के हो गया 5,10,000 करोड़। तो मोटा मोटा 10 गुना प्रॉफिट बढ़ा है उस पीरियड में, लेकिन मार्केट कैप केवल 3 गुना बढ़ा है क्योंकि बड़े बड़े बैंक्स डी रेट हुए उस पीरियड में, राइट? तो इट्स एज यू राइटली सेड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर एंड वन ऑफ द एवरग्रीन सेक्टर। जब इकोनॉमी से लिंक्ड सेक्टर है और आपका इकोनॉमी का ग्रोथ का जो नॉमिनल जीडीपी मान के चलिए आज के तारीख में 10 से 11% के रेंज में आप ग्रो करेंगे, क्रेडिट ग्रोथ भी आपका ग्रो होगा, बैंकिंग का बैलेंस शीट बढ़ेगा और अगर आपने एसेट क्वालिटी ठीक से मैनेज किया तो बैंकिंग का प्रॉफिट पूल भी बढ़ता रहेगा जो मार्केट रिकॉग्नाइज करेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। बट उसमें आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स चूज करना है तो अलग मेहनत लगती है, तो वो इन्वेस्टर के ऊपर है उसके पास कितना टाइम है और कितना इंक्लिनेशन है, कैसे उसमें इन्वेस्ट करे उसके लिए। या तो मैंने आपको इजियर तरीका बताया, बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर के फंड्स अवेलेबल है, आप उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए, स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए पिछले 3-5-10 सालों का और उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आपके पास समझ लीजिए आज कोई ऐसा यंगस्टर आता है जो अभी इन्वेस्टिंग शुरू नहीं किया है, पर उसकी हाल फिलहाल में जॉब लगी है और उसको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो एक कोई क्लियर रोड मैप है, प्रोसेस है जो वो फॉलो कर सकता है, शुरू कर सकता है। बिल्कुल पढ़िए पहले मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, बिजनेसेस के बारे में, एनालिस्ट एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए,
कंपनीज के कॉन कॉल्स अटेंड कीजिए, कंपनीज अलग अलग सेक्टर में क्या बोल रही है। समय मेरा हर सवाल का एक ही जवाब रहा है कि आपके पास समय, पेशेंस और इंक्लिनेशन, ये 3 चीज होना जरूरी है अगर आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग करना है तो। फिर आप एक अपना व्यू बनाइए। सी, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है यंग एज में? यू कैन टेक रिस्क, right? Because your investment horizon is very long. Let's say someone is 25, he's got his first job. He can easily start investing at that age itself, either through mutual fund, through SIP, or direct investing. Of course, the risk factors are different when you are doing direct investing. So therefore, the amount of preparation and amount of hard work that you will have to do to decide on which stocks, which sector to select will be very different. टिप बेस्ड इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर वो तुक्का लगेगा, राइट? जनरली हमने देखा है कि जो टिप के भरोसे इन्वेस्ट करते हैं वो इवेंचुअली उनका नुकसान ही होता है, right? तो खुद कर रहे हैं तो फिर खुद को, वो सेक्टर को, वो कंपनी को स्टडी करने के लिए आपको उतना समय बिताना पड़ेगा। और सिंपल है बट इजी नहीं है, राइट? बिकॉज आप डे जॉब भी कर रहे हैं तो आपके पास समय लिमिटेड है, राइट? तो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एज वेल एज, बिकॉज उसमें आप हो सकता है, अगर आप बहुत अच्छे निवेशक है, आपका माइंडसेट अच्छा है, टेम्परामेंट अच्छा है, तो आपको कई सारे टाइम पे ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ मल्टी बैगर बिकम्स वेरी हाई, because the best advantage you have as an youngster is the time. If you found a good stock, even if you bought it at an expensive price or expensive valuation, just by the sheer amount of time that you have available at your disposal, it may still turn out to be a very good and a healthy investment. और आपने अगर अच्छा कंपनी कम भाव पे सस्ते वैल्यूएशंस पे ले लिया और लंबे समय तक होल्ड किया, जो कि बिकॉज यू सेड इट्स फॉर यंगस्टर, आपके पास वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आपका कंपाउंडिंग बहुत अलग लेवल का होगा। एंड नाउ कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, अगर आप अपने 20 साल पहले इंसान, मतलब जब आप 20 साल पहले आपने शायद शुरुआत जब की थी, तो अगर आप कोई खुद को एक फाइनेंशियल एडवाइस दे पाए तो वो क्या होगी? यही जो अभी मैंने आपको किया कि मैं जब 25 साल की उम्र में मेरा पहला जॉब लगा, मैंने इन्वेस्टिंग चालू की 32 की उम्र में। अगर मैं 25 की उम्र में चालू कर लेता तो हो सकता है मेरा पोर्टफोलियो और उसका कंपाउंडिंग बहुत अलग होता। सो स्टार्ट अर्ली, स्टे ऑन द कोर्स, स्टे डिसिप्लिन, and don't change the approach looking at the volatility in the market. Use volatility in the market as an advantage, right? Don't get disturbed by it, because India as a country has an excellent prospect in my view, both top down and bottom up. The sheer options that you have in terms of investability of companies, the sectors that are available, कई सारे जो रीजनल मार्केट्स है जो आज बहुत फ्लेवर में है, अगर आप उनको स्टडी करें तो वो हार्डली 2 या 3 सेक्टर वाले मार्केट है, बट चूंकि वो 2 सेक्टर आज बहुत हाई ग्रोथ कर रहे हैं तो वो मार्केट लाइमलाइट में है। इंडिया एक ऐसा मार्केट है रीजन में जहां पे आरओईज अच्छे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ सेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट्स इज देयर, एंड डेमोग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। तो एज अ ग्रोथ स्टोरी इंडिया इज अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, एंड देयरफॉर वेदर यू आर स्टार्टिंग टुडे, you started yesterday, or you're going to start tomorrow, the prospects of making lot of money in Indian stock markets are very high. और आज तो और ज्यादा बोलूंगा बिकॉज पिछले 2 साल से मार्केट कहीं गया नहीं है, तो वैल्यूएशन काफी कूल ऑफ हुए सेक्टर्स में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डर्ट चीप वैल्यूएशन है अक्रॉस, कई सारे सेक्टर्स आज भी महंगे हैं, कई सारे स्टॉक आज भी महंगे हैं, बट इन जनरल जब आप टॉप डाउन नजरिया लेते हो तो इंडेक्स लेवल पे वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हो चुके हैं आज। तो एज एन इन्वेस्टर यू हैव अ लॉन्ग रनवे टू मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन इंडिया, बिकॉज द इकोनॉमी इटसेल्फ will compound at 10-11% in nominal GDP. And we've seen that if economy compounds at 10-11% over a period of time, stock markets have usually given 14-15% compounding at an index level. और अगर इंडेक्स आपका 14-15% है तो उसमें कई सारे स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो 20-25% भी कंपाउंड करेंगे। तो डिपेंड करता है आपका, जैसे मैंने कहा, आपका नजरिया क्या है, टाइम होराइजन कितना है और रिस्क एपेटाइट कितना है। थैंक यू सो मच गौतम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपने आज जो भी फंडामेंटल्स जिस तरीके से समझाया वो बहुत ही सिंप्लीफाइड था, एंड आई होप सो कि हम जल्द ही इसका पार्ट 2 करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.